Hi, future dentist. I'm Dr. Rashmi Singh, prosthodontist and implantologist, and today we are here to discuss about the maxillary and mandibular anatomical landmarks. ये टॉपिक एक्सटर्नल्स का फेवरेट वाइवा टॉपिक होता है। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स के लिए ही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इस टॉपिक को बेसिक से लेके डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो फिर शुरू करते हैं मैंडिबुलर एनाटॉमिकल लैंडमार्क। जैसा कि हमने मैक्सिलरी एनाटॉमिकल लैंडमार्क में देखा था, द अवेलेबल डेंचर बेयरिंग एरिया फॉर एन ईडेंचुलस मैंडिबल इज जस्ट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि यही एरिया मैक्सिलरी आर्च के लिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर था। लेट्स सी ऑल दीज एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स वन बाय वन। क्लासिफिकेशन अगेन जस्ट लाइक मैक्सिलरी वन, हम इनको लिमिटिंग, स्ट्रेस बेयरिंग और सपोर्टिंग एंड रिलीफ एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लिमिटिंग एरियाज, जहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है बाउंड्रीज बनाती है, डेंचर की बाउंड्री डिसाइड करती है with engaging the maximum surface area and without encroaching any muscular action. So the limiting areas here are labial frenum, labial vestibule, buccal frenum and buccal vestibule. यहाँ तक सारे लिमिटिंग एरियाज कॉमन है हमारे। मैक्सिलरी आर्च में भी हमने ये सारे लिमिटिंग एरियाज देखे थे और मैंडिबुलर में भी हैं, लेकिन इसके बाद जो लिमिटिंग एरियाज है वो सिर्फ मैंडिबुलर में ही प्रेजेंट होते हैं, विच इज alveolingual sulcus, retromolar pads, lingual frenum and pterygomandibular raphe. Let's see each one of them in detail. First is labial frenum. अब इसकी जो पोजीशन होती है which is same, labial side में mostly anteriorly short होती है लेकिन wide होती है than that of the maxillary frenum. और यहाँ पे जो मसल्स अटैचमेंट होती है दैट इज इंसिसिवस एंड ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस। दीज आर द मसल्स व्हिच इन्फ्लुएंस दिस फ्रीनम। अब आपको ये पढ़ के याद आया होगा, अरे हमने लेबियल फ्रीनम जो मैक्सिलरी का देखा था उसमें तो हमने देखा था कि कोई मसल्स नहीं होती है, इसीलिए मैम ने बताया था कि वो पैसिव फ्रीनम होती है, लेकिन यहाँ पे मसल अटैचमेंट होता है एंड दैट मेक्स इट एन एक्टिव फ्रीनम। सो maxillary labial frenum is a passive frenum and mandibular labial frenum is a active frenum. Why? Because it has incisivus and orbicularis oris muscles influencing them. अब उसी की वजह से एडिक्वेट रिलीफ प्रोवाइड करनी पड़ती है। एक वहाँ पे मेंटालिस भी प्रेजेंट होता है, द चिन मसल्स, उसके एक्शन के लिए भी, एंड प्रॉपर फिट अराउंड दिस मेंटेन्स द seal without any soreness. After labial vestibule, labial frenum, we'll see labial vestibule. Just like the maxillary arch, यहाँ पे भी labial frenum के right and left side में जो area है that is called as labial vestibule. So space between the residual ridge and the lip, the length and the thickness is influenced by the lip support and the retention. Over extension अगर हम इसमें करेंगे तो इंस्टेबिलिटी और सोरनेस होने के चांसेस है। द मसल अटैचमेंट जो है यहाँ पे काफी क्लोज टू द क्रेस्ट ऑफ द रिज होती है, इसीलिए यहाँ पे डेंचर फ्लैंज के एक्सटेंशन को वो लिमिट करती है। जितना ज्यादा रिज के क्रेस्ट के पास मसल अटैच्ड होगी उतना ही शॉर्टर फ्लैंज होगा हमारे डेंचर का, ये याद रखना। फिर म्यूकोलेबियल फोल्ड जो होता है यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से जो डेप्थ ऑफ द फ्लैंज है वो लिमिट हो जाता है। बेसिकली सब कुछ बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जो एरिया होता है जहाँ तक हमारा डेंचर का फ्लैंज जाएगा वो बहुत ही कम होता है, और ओवर एक्सटेंशन करने से सोरनेस एंड इंस्टेबिलिटी होने के चांसेस है। सो इन पेशेंट्स दिस विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, एंड लेबियली in the impression, labial flange will look like this, and in cast, in preclinical, we are going to be making it like this. This is the labial vestibule. Proper contouring gives optimal aesthetic. Buccal frenum, again same as maxillary, this is present between the labial vestibule and the buccal vestibule. यहाँ पे ओवरलाइज करता है कौन सा मसल? मसल्स इज डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस.
Fibers of buccinators are also attached to this frenum. इसीलिए एडिक्वेट रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए ताकि ये मसल अच्छे से अपनी फंक्शन कर सके, प्रॉपर डेंचर सील क्रिएट कर सके, एंड दैट इज आर बकल फ्रीनम. सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है क्योंकि सारा डिटेल जो बकल फ्रीनम क्या होता है ये सब कुछ हमने मैक्सिलरी में देख रखा है. जस्ट द स्पेसिफिक्स जो है, जैसे कि कौन से मसल्स होते हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मैक्सिला, सो वी हैव मेंशन्ड इट हियर. नेक्स्ट इज बकल वेस्टिब्यूल. अब ये कहाँ से, बकल फ्रीनम टिल द रेट्रोमोलर पैड रीजन. मैक्सिला में कहाँ पे था, बकल फ्रीनम से लेके हैमुलर नॉच तक. ठीक है, साथ का साथ हम सोचते जाएंगे तो हमारा रिविजन होते जाएगा पुराने वीडियो का भी. बाउंडेड बाय रेसिडुअल रिज. अब हम अगर एंटेरो पोस्टीरियरली देखें तो बकल फ्रीनम आगे और पीछे रेट्रोमोलर पैड. अगर हम मीडियो लेटरली देखें तो मीडियल साइड पे रेसिडुअल एल्वुलर रिज फ्रॉम वन साइड एंड दूसरी साइड पे बक्सिनेटर ऑन द अदर साइड. अब जो स्पेस है इसका मतलब रिज और हमारे लिप्स के बीच में, बक्सिनेटर के बीच में जो स्पेस क्रिएट होती है, दैट स्पेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ मैसेटर. अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन वाइवा. अब जब मैसेटर कॉन्टैक्ट करता है उसकी वजह से क्या होता है, पुशेस इनवर्ड अगेंस्ट द बक्सिनेटर और इसकी वजह से माउथ में एक बल्ज क्रिएट होता है ना. उसी बल्ज को, द बल्ज कैन ओनली बी रिकॉर्डेड, और वो बल्ज सिर्फ तभी रिकॉर्ड किया जा सकता है जब वो मैसेटर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो. इट रिप्रोड्यूसेस अ नॉच इन द डेंचर फ्लैंज. हम जब इम्प्रेशन, व्हेन वी आर मेकिंग द इम्प्रेशन ऑन द पेशेंट, तो वो जब हम मैसेटर को कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन में रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पे वो बल्ज निकला होगा. उसी बल्ज को हम डेंचर में मैसेट्रिक नॉच भी कहते हैं. ठीक है, सो हमने देख लिया कि फ्रीनम बकल, इसके बाउंड्रीज पूछी जा सकती है आपसे वाइवा में. तो आगे बकल फ्रीनम से पीछे रेट्रोमोलर पैड तक, मीडियली रेसिडुअल रिज से लेके बक्सिनेटर तक. जब बक्सिनेटर जो है, जो मैसेटर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो बक्सिनेटर को अंदर की तरफ पुश करता है. उस पुश के कारण एक बल्ज क्रिएट होता है, हमारे इंप्रेशन में रिकॉर्ड होता है और वही हमारे डेंचर में रेप्लिकेट होता है, और डेंचर में इसे मैसेट्रिक नॉच भी कहते हैं. Next is lingual frenum. This is fold of a mucous membrane and its height and width varies in patient to patient. The base, it starts from the base of the tongue to the supragenial tubercle that is present on the ridge. It is registered in function and adequate relief should be provided. Next is the alveolingus sulcus. अब इसको in simpler terms हम लिंगुअल सल्कस भी कह सकते हैं, जो कि मैक्सिलरी में नहीं था, बट इट इज प्रेजेंट इन द मैंडिबुला. सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लिंगुअल फ्रीनम एंड द रेट्रोमाइलोहाइड कर्टन. ठीक है, अब रेट्रोमाइलोहाइड कर्टन क्या होती है, अभी फिलहाल के लिए यू जस्ट अंडरस्टैंड कि इट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट नियर द रेट्रोमोलर पैड एरिया. So this is the link between the lingual frenum से लेके retromyloid curtain तक. ठीक है, and it is a part of the floor of the mouth. Okay. So यहाँ पे prominently impression में premylohyoid eminence दिखता है, and border of the impression as it is a part of the floor of the mouth, जो border of the impression है that makes contact with the floor of the mouth. और उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, we ask patient to touch their tongue in the अपर इंसाइजर एरिया. अब उनका अपर इंसाइजर प्रेजेंट है तो ठीक है, और नहीं तो अपर इंसाइजर एरिया के रीजन में उनको टच करने के लिए बोलते हैं, और दैट्स हाउ वी रिकॉर्ड द alveolingus sulcus in this region. ओवर एक्सटेंशन अगर हम करते हैं इस एरिया में तो सोरनेस और इनस्टेबल डेंचर हो सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड द parts of the alveolingus sulcus in detail now. This slide is not going to be for first year and second year BDS students. This is for final year students or specially for postgraduate students. So now we'll discuss all the three regions as you can see here. The anterior region, the middle region in both the sides and the posterior region in detail. अब इन तीनों regions को समझने के लिए हमें ये तीन anatomical landmark समझने होंगे. First is premylohyoid fossa, second is mylohyoid ridge
अब ये माइलोहाइड रिज कहाँ होती है? ये रिज के लिंगुअल साइड में प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है और वो इस तरह से फॉलो करती है, ठीक है। और इस माइलोहाइड रिज के पीछे होता है एक फोसा जिसको कहते हैं रेट्रोमाइलोहाइड फोसा। ये आपको रिज पे नहीं दिखेगा, दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द लिंगुअल साइड, तभी हम एल्वियोलिंगोसल्कस के हेडिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इज एंटीरियर रीजन। अब हमने देख लिया एंटीरियर रीजन एक्सटेंड करता है लिंगुअल फ्रीनम से लेके प्री माइलोहाइड फोसा। हमने यहाँ पे देखा था प्री माइलोहाइड फोसा, तो एंटीरियर रीजन यहाँ पे लिंगुअल फ्रीनम से लेके प्री माइलोहाइड फोसा तक जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर रीजन ऑफ द एल्वियोलिंगोसल्कस, बोथ द साइड्स, ठीक है। तो दैट इज द एंटीरियर रीजन। यहाँ पे जो फ्लांज होता है वो शॉर्टर होता है एंटीरियरली। अब ये फ्लांज शॉर्टर इसलिए होता है क्योंकि हम ये रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं, हम पेशेंट को कह रहे हैं अपना टंग जो है वो अपने अपर इंसाइजर के एरिया में टच करने के लिए, उसकी वजह से हमारा जो फ्लोर ऑफ द माउथ होता है वो थोड़ा रेज हो जाता है, दैट मेक्स इट अ लिटिल शॉर्टर। नेक्स्ट इज मिडिल रीजन। अब प्री माइलोहाइड फोसा तक हमारा हुआ एंटीरियर रीजन, ठीक है। सो हमने क्या देखा, लिंगुअल फ्रीनम से लेके प्री माइलोहाइड रीजन तक हुआ हमारा एंटीरियर पार्ट, एंड देन अब प्री माइलोहाइड रीजन से लेके माइलोहाइड रिज तक होगा हमारा मिडिल पार्ट, ठीक है, बोथ द साइड्स। ओके, so this extends from pre-mylohyoid fossa to the distal end of the mylohyoid ridge. This region is shallower than both other region. So anterior region, middle region, posterior region में से सबसे shallower middle region होता है। क्यों होता है? This is due to the prominence of the mylohyoid ridge and the action of the mylohyoid muscles. यहाँ पे mylohyoid ridge जो होती है that is a elevation, उसकी वजह से ये जो यहाँ पे फ्लांज होता है डेंचर का, ये सबसे शैलोअर होता है एंड द एक्शन ऑफ द माइलोहाइड रिज, इसकी वजह से जो लिंगुअल फ्लांज होता है दैट स्लोप्स मीडियली टुवर्ड्स द टंग, नॉट टुवर्ड्स द रिज, ठीक है। अब रिज से शुरू होते होते अब यहाँ पे जो फ्लांज होता है वो मीडियली जाता है टुवर्ड्स द टंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रोमिनेंस ऑफ द माइलोहाइड रिज एंड बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द माइलोहाइड मसल। तो ये हो गया हमारा मिडिल पार्ट। एंड नेक्स्ट इज पोस्टीरियर रीजन, ठीक है। पोस्टीरियर रीजन अब एक्सटेंड्स फ्रॉम माइलोहाइड रिज, जहाँ पे खत्म हो गया वहां से हमारा एक फोसा चालू होता है, रेट्रोमाइलोहाइड फोसा, एंड दैट कम्स इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द एल्वियोलिंगोसल्कस, ठीक है। दिस हियर द फ्लैंज इन दिस रीजन, अभी हमने क्या देखा था कि सील बना हुआ चल रहा है, आगे शॉर्टर फ्लैंज होते हैं, उसके बाद बिकॉज ऑफ द प्रोमिनेंस थोड़ा लैटरली टंग की तरफ जाता है। अब यहाँ फोसा आ गया तो वापस रिज की तरफ आएगा और उस फोसा को फिल करेगा, ठीक है। दिस इज वाई जो एस शेप्ड आपको हमेशा बोलते हैं टीचर्स की देयर शुड बी एस शेप, जब भी आप बॉर्डर मोल्डिंग करते हो वो एस शेप इसी की वजह से होता है, पहले वो बाहर की तरफ जाता है एंड देन फिर रेट्रोमाइलोहाइड फोसा की तरफ आता है। दिस गिव्स it a S-shaped alveolingosulcus को, okay, and this is also called as throat form. Next is retromolar pad area. It's a pear-shaped mass of soft tissue at the posterior end of the lower edentulous ridge, collection of a loose connective tissue with an aggregate of the mucosal glands. लिमिटिंग एरिया होता है डिस्टल एक्सटेंशन ऑफ द कंप्लीट रिज। आपने अगर रिम्स बनाए होंगे प्री क्लिनिकल में तो यू मस्ट बी नोइंग कि जो उसकी रिम की हाइट होती है, पोस्टीरियर मैंडिबुलर रिम की हाइट, वो 2/3 एंटीरियर 2/3 ऑफ द रेट्रोमोलर पैड होती है। तो जो रिम की ऑक्लूजल टेबल की हाइट एंड विड्थ भी रेट्रोमोलर पैड की लोकेशन पर डिपेंड करती है। देन बाउंड्रीज, अगेन बाउंड्रीज आर इम्पॉर्टेंट। पोस्टीरियरली tendons of temporalis, laterally by buccinator and medially by pterygomandibular raphe and superior constrictor muscle. You have to remember this boundaries. Posteriorly by tendons of temporalis, laterally by buccinator and medially by the pterygomandibular raphe and superior constrictor. अब pterygomandibular raphe क्या होता है? जब भी हम एक तो कि जब भी हम कास्ट में ड्रॉ करेंगे तो हम एक पेयर शेप्ड ओवल स्ट्रक्चर, ये रेट्रोमोलर पैड एरिया बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे टेरिकोमैंडिबुलर राफे ड्रॉ करेंगे, ओके, मार्क करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ड्रॉ। अब टेरिकोमैंडिबुलर राफे हम कैसे पेशेंट में आइडेंटिफाई करते हैं?
हर पेशेंट में ये प्रोमिनेंट नहीं होता है, बट इन फ्यू पेशेंट इट्स वेरी प्रोमिनेंट। तो हम क्या बोलते हैं, पेशेंट को वाइड ओपन करने के लिए बोलते हैं अपना माउथ, और फिर हम यहाँ पे लोकेट करते हैं टेरिगोमैंडिबुलर रैफे इन दिस लोकेशन एज यू कैन सी इट हियर। ओके, so it extends from the hamular process of medial pterygoid plate and gets attached to the mylohyoid ridge. तो आपको अगर हैमुलर प्रोसेस नहीं भी याद रहा है, कम से कम इतना याद रखो, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट से स्टार्ट होता है एंड इट गेट्स अटैच्ड टू द माइलोहाइड रिज इन द मैंडिबल। ओके, टेंडिनस इंसर्शन दो मसल्स के होते हैं टेरिगोमैंडिबुलर रैफे का। फर्स्ट सुपीरियर कंस्ट्रक्टर दैट इज पोस्टेरोमीडियली एंड सेकंड बक्सिनेटर एंटेरोलेटरली। अगर आप बीडीएस स्टूडेंट है तो पोस्टेरोमीडियली एंटेरोलेटरली नहीं याद रखने की जरूरत है, यू जस्ट रिमेंबर two muscle attachments are there. First is superior constrictor and second is buccinator. Okay, this is the pterygomandibular raphe. With the pterygomandibular raphe, we are done with the limiting structures of mandibular arch. After this, supporting areas. So the first one is buccal shelf area. I still remember बहुत अच्छे से कि हम मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम में मुझसे पूछा गया था बकल शेल्फ एरिया का बाउंड्रीज क्या होता है, और आई वॉज हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम रिमेम्बरिंग इट। स्पेसिफिकली इसी रीजन से मैंने ये वाला फोटो यहाँ पे भी इंसर्ट किया है, सो दैट हम बाउंड्रीज को बेटर अंडरस्टैंड कर सके। सो बकल शेल्फ फ्रीनम एक्सटेंड्स फ्रॉम बकल फ्रीनम एंटीरियरली, तो एंटीरियरली बकल फ्रीनम से शुरू होगा एंड दैट एक्सटेंड्स टिल द anterior region of the masseter muscles. Let's see the boundaries now. Medially, I hope you understand. Medially का मतलब जो भी हमारे बॉडी के मिड लाइन के टुवर्ड्स होगा that is medially, and जो भी उसके अवे होगा that is laterally. So medially it is bounded by the crest of the ridge. So medially ridge होगा, डिस्टली रेट्रोमोलर पैड्स होंगे, एंटीरियरली हमने देख ही लिया कि बकल फ्रीनम है, एंड लैटरली एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज। दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द बकल शेल्फ एरिया। ठीक है, अगेन लेट्स रिवाइज इट। बकल फ्रीनम, रेट्रोमोलर पैड, रिज, crest of the ridge and external oblique ridge. This is the boundary of the buccal shelf area. अब what makes it a primary stress bearing area? ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है कि बकल शेल्फ एरिया प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया क्यों है। तो इसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉर्टिकल प्लेट का होता है नीचे, और उसके ऊपर एक थिक सब म्यूकोजा होती है। एंड सेकेंड, जो कि हमने हार्ड पैलेट में भी ये रीजन पढ़ा था, क्यों हार्ड पैलेट प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया, बिकॉज जो मास्टिकेटरी फोर्सेस होते हैं दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज राइट एंगल वर्टिकल टू द दिस लैंडमार्क। ये दो फैक्टर्स मेक्स बकल शेल्फ एरिया अ प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया। अब चूंकि ये मीडियली क्रेस्ट ऑफ द रिज से बाउंडेड होता है, तो अब जैसे जैसे विथ टाइम रिज रिजॉल्व होती जाएगी वैसे वैसे ये जो एरिया है वो बड़ा होते जाएगा, बिकॉज जगह तो उतनी ही है। अभी थोड़ी जगह में रिज है और थोड़ी जगह में ये स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे रिज रिजॉल्व होती जाएगी इस स्ट्रक्चर को ज्यादा जगह मिलती जाएगी। सो width increases as the alveolar resorption continues. After buccal shelf area, we'll see the residual alveolar ridge. Nothing, very simple. Residual bone होता है, उसके ऊपर mucous membrane होती है, crest को relieve किया जाता है, ये अभी हम आगे देखेंगे relieving areas में। And then buccal and the lingual slopes are the secondary stress bearing area. अब हमने देख लिया कि crest जो है उसको relieve करना है, और इसीलिए buccal एंड द लिंगुअल स्लोप्स जो होते हैं एल्वेलर रिज के, उनको हम सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरियाज भी कहते हैं मैंडिबुलर आर्च के लिए। आफ्टर सपोर्टिंग एरियाज वी विल सी द रिलीफ एरियाज। ये एरियाज वो एरियाज हैं जिनमें हम बिल्कुल भी लोड अप्लाई नहीं कर सकते, इनको रिलीव करना होता है, और इनके अंडरलाइन फ्रजाइल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो द रिलीफ एरिया फॉर द मैंडिबुलर आर्च इज फर्स्ट क्रेस्ट ऑफ द रेसिडुअल एल्वेलर रिज, अभी अभी हमने देखा। सेकेंड इज मेंटल फोरामेन, थर्ड इज जीनियल ट्यूबरकल, एंड फोर्थ इज द टॉरस मैंडिबुलारिस। फर्स्ट इज द क्रेस्ट ऑफ द रेसिडुअल एल्वेलर रिज। अब हम क्रेस्ट ऑफ द रेसिडुअल एल्वेलर रिज को क्यों रिलीव करते हैं? बिकॉज इट इज कवर्ड विद अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू
एंड अंडरलाइन बोन जो होती है उसकी वो कैंसलस टाइप की होती है। अभी हमने देखा क्योंकि बकल शेल्फ एरिया के अंडरलाइन जो बोन होती है वो कॉर्टिकल बोन की बनी होती है, इसीलिए वो एक प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया माना जाता है, क्योंकि जो कॉर्टिकल बोन होता है दैट कैन बेयर अ लॉट ऑफ मैस्टिकेटरी लोड विथ मिनिमल रिजॉर्प्शन, लेकिन कैंसरलेस बोन के रिजॉर्ब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट इज द रीजन कि इसे रिलीफ एरिया बोल के अंदर क्लासिफाई करते हैं, ना कि स्ट्रेस बेरिंग एरिया। Second is the mucosa is similar to the maxillary ridge but can vary with patient to patient. कभी loosely attached हो सकते हैं, कभी tightly attached हो सकते हैं. Then it is not favorable as the primary stress bearing area for the lower denture. Next is the mental foramen. We all know mental foramen lies between the two premolars. So first premolar and second premolar के बीच में इसकी location पाई जाती है। अब जैसे जैसे रिज रिजॉर्प्शन होता जाता है वैसे वैसे ये क्रेस्ट ऑफ द रिज की क्लोज आती जाती है, ठीक है, सेम देन शुड बी रिलीव्ड सो दैट द प्रेशर ओवर द नर्व्स, अब मेंटल फोरामेन से मेंटल नर्व्स एंड वेसल्स पास होती हैं तो इनको रिलीव करना ज़रूरी है। अगर हम इस पे प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो सीधा का सीधा प्रेशर नर्व से पड़ेगा एंड देन नर्व पैरेस्थीसिया में रिजल्ट हो सकता है। सेकेंड इज जीनियल ट्यूबरकल, जैसे कि हमने मेंटल फोरामेन में देखा, जीनियल ट्यूबरकल में भी जैसे जैसे रिजॉर्प्शन होते जाता है वैसे वैसे जीनियल ट्यूबरकल भी क्रेस्ट ऑफ द रिज के पास आती जाती है। व्हाट इज जीनियल ट्यूबरकल? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द पेयर ऑफ बोनी ट्यूबरकल्स फाउंड एंटीरियरली ऑन द लिंगुअल साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल, इसीलिए कास्ट में भी आप इसको लिंगुअल साइड में ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी 4 डॉट्स, सो दिस इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर रीजन एंड द लिंगुअल साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल। एरिया ऑफ मसल अटैचमेंट यहाँ पे जीनियोग्लॉसस एंड जीनियोहायोइड, ये आपने एनाटॉमी में ऑलरेडी पढ़ रखा है, लाइज अवे फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द रिज, लेकिन जैसे जैसे रिजॉर्प्शन होता जाता है वैसे वैसे ये और प्रोमिनेंट होता जाता है और वैसे वैसे ये और टुवर्ड्स द क्रेस्ट शिफ्ट होते जाता है। एडिक्वेट रिलीफ प्रोवाइड करना जरूरी है। नेक्स्ट इज टोरस मैंडिबुलारिस। अब जो आपने टोरस मैंडिबुलारिस देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर्स इसमें एरो लगे हुए हैं, दीज आर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स, ये हर पेशेंट में नहीं पाया जाता है, बट इन फ्यू पेशेंट्स these are present and these are covered by thin mucosa. These are the abnormal bony prominence found bilaterally on the lingual side near the premolar region. ठीक है, so these are abnormal structures. If they are not very big in like size, so we can let it be there only. लेकिन अगर ये बहुत बड़ा है और हमारे डेंचर के बाउंड्रीज के अंदर है या फिर डेंचर रिटेंशन स्टेबिलिटी को हैम्पर कर रहा है तो फिर हमें इसे सर्जिकली हटाना होता है। अब टोरस मैंडिबुलारिस जो है वो सिर्फ मैंडिबुलारिस यानी मैंडिबल में ही नहीं होता है, कई बार मैक्सिलरी में भी होता है, बट इट इज मोर कॉमन इन मैंडिबल्स and it should be relieved. So I hope you have understood all these anatomical landmarks properly. So we have concluded all the maxillary as well as the mandibular anatomical landmarks. I hope you have liked this video, and if you do, please share it with your friends, like, share and subscribe my channel. Till then, happy studying.